नमस्कार प्रेक्षक मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। चलिए आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। चौराहे पर बैठे बैठे अपनी किस्मत को कोस रहे माता पिता को देखकर राजवीर की आंखें बहती है, किंतु उनके बच्चों को उन पर ज़रा भी दया नहीं आती। अब देखो, वो जो दूर पुलिये पर अकेले बैठे हैं, उनके चार बच्चे हैं, 3 बेटा 1 बेटी। बेटा कहने को अपने घर ले आया, लेकिन थोड़ी सी भी इज्जत नहीं करता। वरना बताओ, इतनी रात गए कोई क्यों घर से निकलकर स्ट्रीट लाइट के नीचे पुलिया पर बैठा रहेगा। लगता है बेचारे को खाना पीना भी टाइम पर नहीं मिलता होगा, क्योंकि जब यहाँ आए थे तो शरीर इनका काफ़ी हट्टा कट्टा था। उनकी पत्नी भी देखने में भली लगती थी, पर अब देखोगे तो लगेगा जैसे भिखारियों जैसी हालत हो गई है। चलो, हमें क्या, हमें तो अपना बुढ़ापा संभाल कर और फूंक फूंक कर काटना होगा। मैं तो सोच लिया, अब बेटों को एक पैसा नहीं दूंगा, अपने लिए ही बचा कर रखूँगा और ना ही उनके साथ रहने जाऊँगा। लल्लन ने अपने पड़ोसी शर्मा जी को दूर बैठे एक वृद्ध के बारे में बता रहे थे, जो उनकी ही सोसाइटी में अपने बेटे के साथ रहने आए थे। आखिर कौन है ये वृद्ध, चलिए जानते हैं। जब थोड़ा और भी वक्त बीता तो वह वृद्ध व्यक्ति न जाने अपने मन में क्या सोचते हुए वहाँ से उठे और घर की तरफ चलने लगे। तभी चौक के चाय वाले ने पूछा, बाबूजी, आप बहुत उदास हैं, आपको कोई परेशानी है क्या? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, कोई परेशानी नहीं, पर एक बात याद रखना, कभी उम्मीद ना लगाना किसी से, क्योंकि उम्मीद अक्सर वही तोड़ जाते हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं। जहाँ हम अपने बच्चों को खून पसीने से सींचते हैं और वही आगे चलकर हमसे मुंह मोड़ लेते हैं। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, खाना खाने के बाद वेटरों को इनाम देते हैं और माँ बाप को एक रोटी के लिए तरसाते हैं। भगवान, क्या यही तुम्हारा न्याय है कि हम जैसे उम्मीद लगाते हैं वही हमें धोखा देते हैं? बस इतना बता दो, फिर बूढ़े और लाचार माता पिता किससे उम्मीद रखे? इतना कहते हुए वहाँ से निकल गए। तभी एक राहगीर चाय वाले से पूछा, कौन है ये आदमी? लगता है किस्मत का मारा है, अपनों से ही धोखा खाया है। चाय वाला हंसकर बोला, क्या कहे बाबू, जब किस्मत खराब हो तो हाथी पर बैठे को कुत्ते काट जाते हैं। इनका नाम किशोर जी है। बेचारे भरोसा करके अपने बेटे के पास आ गए। अब देखो ऐसी हालत हो गई है कि पूछो मत। ये लीजिए आपकी चाय, अब मैं भी दुकान बंद करूं और चलो अपने घर। इतना कहकर वह दुकान बंद करने लगता है। अगले दिन, बाबूजी, कितनी बार आपसे कहा है कि कमरे से बाहर मत निकला कीजिए, पर आप है कि मानते ही नहीं। अरे जब यहाँ आ रहे थे उस वक्त क्या रास्ते में आपने शहर को नहीं देखा, जो बार बार शहर घूमने की जिद करते हैं? चुपचाप अपने कमरे में जाइए। देखिए माँ जी को किस तरह से घर का काम करती है और चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहती है। कुछ तो अपनी बीवी से सीखिए। तंग आ गया हूँ मैं आपको यहाँ लाकर। गलती मेरी ही थी। आपके बेटे ने कई बार कहा था उन लोगों को यहाँ मत बुलाओ, पर मैंने सोचा चलो रिटायर हुए हैं तो यहाँ पोते के साथ कुछ वक्त बिताएंगे और अपनी बची हुई जमानत पूंजी पोते के नाम करेंगे। पर मुझे क्या मालूम था, आप तो पूरे ही कंगाल है। मैं कहती हूँ, गांव का घर और वो बचा हुआ ज़मीन आपने उस नालायक बेटे के नाम क्यों किया? क्या वो अपने पोते के लिए नहीं रख सकते थे? अगर मुझे मालूम होता कि आपके पास फूटी कौड़ी नहीं है तो मैं यहाँ आपको कभी नहीं लाता। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए और जाकर पहले दोनों बाथरूम अच्छे से साफ कर दीजिए। इतना साफ कीजिए कि उसमें आपका चेहरा दिखना चाहिए। अगर जो मेरा बाथरूम साफ ना हुआ तो याद रखिए, इस बाथरूम में आपको रात बितानी होगी। अमिता अपने ससुर किशोर जी से कहती है। किशोर जी बोले, बहू, तुम हम लोगों से ये सब काम कैसे करवा सकती हो? आखिर ये घर मेरे बेटे का भी है, मेरा भी तो है कुछ अधिकार। 3 महीने पहले जब तुम हमें यहाँ लेकर आई थी, कितनी ही उम्मीद हमने तुमसे लगाई थी और तुमने बस 2 दिन रोटी खाने को दी। उसके बाद से आज तक तुम हमारे साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार कर रही हो। और एक मेरा लायक बेटा कहने को तो इतना बड़ा आदमी है, पर अपने पिता की इज्जत अपनी बीवी से भी नहीं बचा पाता है। तुम पैसे की बात करते हो,
मैं तो अपने जीवन की पूरी जमा पूंजी अपने इन दोनों नालायक बेटों की पढ़ाई लिखाई पर लुटा दी। अब मेरे पास बचा ही क्या है? और गांव की वह छोटी सी ज़मीन और वह घर, वह तो मनोज उसके जीवन यापन के लिए दिया था। उसकी पढ़ाई पर तो हमने कुछ खर्च भी नहीं किया। मैं तो खुद कर्ज में डूबा हुआ। और कमला ने तुम्हें कभी बेटी से कम नहीं समझा, फिर तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? कुछ तो रहम करो, आखिर तुम्हारे भी बच्चे हैं, वे भी ये सब देख रहे हैं। सोचो, कल को तुम्हारे साथ वो सब ऐसा करेंगे तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? कहते कहते किशोर बाबू की आंखें भर आई, पर अमिता पर इसका रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा और वो मुंह चमकाते हुए वहाँ से चली गई। शाम में जब अमिता का पति दिलीप आया तो अमिता रोते हुए बोली, सुनो जी, अब मैं इस घर में आपके माँ बाप के साथ नहीं रह सकती। या तो आपके माँ बाप यहाँ रहेंगे या मैं रहूँगी। दिलीप आश्चर्य से बोला, क्यों, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बोलो, तुम्हें किसने क्या कह दिया है क्या? मैं जबान खींच लूँगा उसकी। अरे बोलो ना। अमिता बोली, पता है तुम्हारे बाबूजी अपना बाथरूम भी मुझसे साफ करवाते हैं और जब देखो तब मुझ पर गंदी नज़र डालते हैं। मैं कहती हूँ अब उनके पास कुछ है ही नहीं तो हम उन्हें यहाँ क्यों रखें? मैं जो सोचकर उन दोनों को यहाँ लेकर आई थी वह तो मिला नहीं, तो अब उन्हें यहाँ से भेज दो। आसपास हमारी बहुत बदनामी हो रही है। दिलीप दंदनाता हुआ अपने पिता के कमरे में पहुँचा और पिता का कॉलर पकड़ते हुए एक थप्पड़ लगा दिया और बोला, बाबूजी, आपकी इतनी हिम्मत कि आप मेरी पत्नी पर बुरी नज़र डाले और आप उससे अपना बाथरूम और कमरा साफ करवाते हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई? किशोर जी कुछ कहते उससे पहले ही दिलीप ने उन्हें पीछे धक्का दिया और बोला, चुपचाप से अपना बोड़िया बिस्तरा समेटो, आज के आज ये घर खाली कर दो। चलो, मैं आपको बस में बिठा कर आता हूँ। दोबारा इधर आने की हिम्मत भी मत करना और ना ही मुझे कोई उम्मीद रखना। कमला जी रोते हुए बोली, बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी के बारे में तुम ये सब कैसे सोच सकते हो? किसने कहा तुमसे ये सब? अच्छा, बहू ने कहा है। भगवान, बहू, ये सब कहने समय तुम्हें जरा सी भी लाज ना आई? ये तुम्हारे पिता समान है। ये सब करने से पहले तुम्हें एक बार भी भगवान का डर नहीं लगा? अमिता रोने का नाटक करने लगी। दिलीप को और गुस्सा आया। उसने कहा, सुनो माँ, बहुत लिहाज कर लिया तुम लोगों का। अब अपना सामान समेटो और निकलो मेरे घर से। और अगर कोई ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें गांव में भेज दूंगा या फिर मिलने आ जाया करूँगा, पर तुम लोग यहाँ कभी मत आना। चलो अमिता, चलते हैं यहाँ से। इतना कहकर वो पत्नी का हाथ पकड़कर जाने लगा तो अमिता पीछे मुड़कर बूढ़े माँ बाप की लाचारी पर मुस्कुराने लगी, मानो कह रही हो, देखा, जिस बेटे को अपना अपना कहते थे, बना लिया ना मैंने उसे अपना गुलाम। किशोर जी बोले, चलो कमला, अपनी बची कुची इज्जत को समेटो और यहाँ से चलते हैं। जब अपने बच्चे ही भरोसा न करे तो बूढ़ा और लाचार पिता किससे उम्मीद करे? अपनी लाचारी पर आंसू बहा रहे थे और वही अमिता अपने एक छात्र राज्य पर मुस्कुरा रही थी और वही दिलीप रात के अंधेरे में गाड़ी में माँ बाप को बैठाया और बस स्टॉप पर छोड़कर बस का टिकट हाथ में पकड़ा और साथ में 100 रुपये दिए और बोला, ये लीजिए और आगे का खुद देख लीजिएगा। अकेला ही आपका बोझ क्यों उठाता रहूँगा? क्या आपने सिर्फ मेरे लिए ही किया है? बाकियों के लिए भी तो किया है। उनसे कहिए और मुझे माफ़ कीजिए। इतना कहकर वहाँ से निकल पड़ा और एक बार भी पलटकर नहीं देखा। बूढ़े माँ बाप की क्या हालत थी। करीब 3 महीने बाद 65 साल के किशोर जी ने बहुत हिम्मत जुटाकर दिलीप को फ़ोन किया और बोले, दिलीप बेटा, मैं और तुम्हारी माँ पहाड़ी वाले बाबा जी के दर्शन के लिए गए थे जहाँ हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे तो ज़्यादा चोट नहीं आई, पर तेरी माँ की हालत बहुत गंभीर है। कुछ पैसों की ज़रूरत है। तेरी माँ को खून भी चढ़ाना है। अगर तू मदद कर देता तो उसका दर्द थोड़ा कम हो जाता। दिलीप बोला, बाबूजी, किसने कहा था आपको दर्शन करने के लिए? अब क्या भगवान से लंबी उम्र मांगने गए थे? अरे, और कितना जीना चाहते हैं? इतने दिन जीकर क्या करोगे? अपनी तकलीफ बांधाओगे और सबके लिए बोझ बनोगे। वैसे भी मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, मेरा आना नहीं हो सकेगा। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था ना, इसीलिए मुझे माफ़ कर दीजिए
और आजकल मेरा हाथ भी बहुत तंग चल रहा है। कहीं और से पैसे की व्यवस्था कर लीजिए, मैं बाद में लौटा दूंगा। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। बेचारे किशोर जी हार कर अपने दूसरे बेटे, जो कि पैसे से डॉक्टर था, उसे फ़ोन किया तो उसने भी आने से घुमा फिरा कर मना कर दिया। उसे अपने ससुराल की शादी में जाना था, यह कहकर उसने बात टाल दी। बस इतना कहा कि पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूंगा। बेचारे किशोर जी इस आस में बैठे रह गए, पर बेटे ने कभी कोई पैसे नहीं भिजवाए। उनके हाथ बस मायूसी लगी। किशोर जी ने अपने तीसरे बेटे मनोज को फ़ोन किया कि सोचे, जिससे उन्हें कभी कोई उम्मीद नहीं रहती थी। हमेशा उसे निट्ठू कहते थे और मन ही मन सोच रहे थे कि उसे फ़ोन करके भी क्या फ़ायदा। जब ये दोनों सामर्थ्य बेटे कुछ नहीं कर रहे तो वो निकट्टू क्या ही कर लेगा। जो दो बेटे पैसे में खेल रहे थे, उन्होंने ही जब हाथ मोड़ लिया तो बूढ़ा और लाचार पिता अब किससे उम्मीद करे। यही सब सोचकर वो बोझल कदमों से अस्पताल में पत्नी के पास पहुँचे और कुर्सी पर ढेर हो गए। उनकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे और पुरानी बातों को वो याद करने लगे। किशोर जी थर्मल में नौकरी करते थे। उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा इंजीनियर, मझला डॉक्टर। बेटी की शादी भी बड़े धूमधाम से उन्होंने कर दी और तीसरा बेटा, जिसे पढ़ने में मन नहीं लगता था, वो नई गांव में रहने लगा। आगे चलकर दोनों बेटे अपने अपनी पत्नियों के साथ अलग शहर में बस गए। मनोज ने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। कहता था, मुझे नौकरी नहीं करनी, मैं आप लोगों के साथ रहूँगा और आपकी सेवा करूँगा। पर किशोर जी इस बात से बहुत नाराज़ रहते। उन्हें लगता था कि बुढ़ापे में ये मुझ पर बोझ बन जाएगा। इसीलिए वो हमेशा कहते, तू निखट्टू है, जब मैं नहीं रहूँगा तो तेरे भाई तुझे रोटी देंगे, फिर किससे उम्मीदें लगाएगा। जब किशोर जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी बस थोड़ी बहुत बची थी, क्योंकि सारी ज़िंदगी जो कमाते रहे वो तो अपने दोनों बेटे पर लुटाते रहे। उनके उच्च शिक्षण और बेटी की शादी में सारे पैसे उन्होंने खर्च कर दिए। रिटायरमेंट के बाद अमिता अपने साथ तो ले गई, पर जब कुछ हाथ ना लगा तो वापस बेइज्जत करके भेज दिया। शहर में एक घर, थोड़ी सी ज़मीन और गांव में थोड़ी सी ज़मीन थी। घर का खर्च उनके पेंशन से चलता था। किशोर जी को लगा कि जब मनोज सुधरने वालों में से नहीं है तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उनके हिस्से की ज़मीन उसे देकर उसे गांव में ही रहने भेज दिया। हालांकि वो जाना नहीं चाहता था, पर पिता की जीत के आगे झुक गया और गांव में ही बस गया। इधर किशोर जी अपने दोनों होनहार और लायक बेटों की तारीफ के पुल जब बांधते थे तब उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। पर कभी मनोज का किसी के सामने नाम नहीं लेते थे। यहाँ तक बेटी भी अपनी दुनिया में खुश थी और कभी माँ बाप की खोज खबर भी नहीं लेती। 3 दिन पहले दोनों पति पत्नी मंदिर जाने के लिए निकले और वही उनका एक्सीडेंट हो गया। पत्नी को लेकर वो सरकारी अस्पताल में गए, उन्हें भर्ती करवाया। डॉक्टर ने उनकी पत्नी का ऑपरेशन करने के लिए कहा, पर बेचारा बूढ़ा पति जो लाचार हो चुका था, अपनी सारी संपत्ति बेटों पर लुटा चुका था, अब वो किससे उम्मीद करे कि कोई उसकी सहायता करेगा। पुरानी बातों को याद करते करते किशोर जी की आंखें आंसुओं से भर गई। अचानक बाबूजी बाबूजी शब्द सुनकर उनकी निद्रा टूटी तो देखा सामने वही निखट्टू मनोज खड़ा था। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया, पर उसने पिता के पैर छुए और रोते हुए बोला, बाबूजी, आपने मुझसे अपनी हालत के बारे में क्यों छुपाया, क्यों नहीं बताया कि माँ की यह हालत है। आपने तो मुझसे मुंह मोड़ लिया, पर मेरी हमेशा अपनी नज़र आप पर ही टिकाए रखता था। माँ की खबर मिलते ही मैं भागा आया हूँ। आप चिंता मत कीजिए, माँ ठीक हो जाएगी। मुझे बस इतना बताइए कि आप कुछ महीने पहले दिनेश भैया के पास गए थे, फिर क्यों लौटकर यहाँ आ गए। यहाँ कौन आपकी देखभाल करेगा, मुझसे ना सही, पर उन लोगों से तो आप उम्मीद कर ही सकते थे। फिर आपके यहाँ होने का क्या कारण है, बताइए ना, बताते क्यों नहीं। किशोर जी ने मानो अपने मुंह पर ताला लगा लिया था। आखिर कहते भी तो क्या कहते। मनोज ने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया। किशोर जी बहुत विरोध करते रहे। उसके बावजूद उसने अपनी माँ को बड़े से बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया और माँ का ऑपरेशन भी करवाया। अपना खून दिया,
दिन रात उसकी सेवा में लगा रहा। पिता से कुछ उत्तर नहीं मिला तो एक दिन उसने किशोर जी से कहा, अगर मेरा चेहरा देखना आपको गवारा नहीं तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। बस आप लोग ठीक से रहिए और ये याद रखिएगा, मैं मरते दम तक आप लोगों के लिए खड़ा रहूँगा। इतना कहकर वो बाहर निकल गया। कुछ दिन वो अस्पताल नहीं आया तो किशोर बाबू कमला जी से बोले, कमला, मैंने मनोज को बहुत भला बुरा कहा, पर उसकी आंखों में हमारे लिए वही इज्जत देखकर मैंने उसे उम्मीद लगाई कि शायद ये हमारी उम्मीदों पर खड़ा उतरेगा। पर शायद इस बूढ़े पिता की उम्मीदें हर बार तोड़ी ही जाएगी। किशोर जी सोच ही रहे थे कि मनोज सामने से आया और खूब सेवा की। महीने भर में कमला जी भली चंगी हो गई और अस्पताल से छुट्टी मिल गई। किशोर जी ने जब मनोज से खर्चे के बारे में कहा तो उसने कहा कि ये खैराती अस्पताल है, यहाँ पैसे नहीं लगते। इतना कहकर उन लोगों को घर ले गया, एक कामवाली लगा दी और वापस गांव चला गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन किशोर बाबू मन में सोचने लगे, जिनको बनाने में अपनी जमा पूंजी लुटा दी, जिनसे उम्मीद लगाई वो हमारे काम ना आए और जिसे लायक नहीं समझा था वो आज एक पैर पर खड़ा रहा और अपनी पत्नी से बोले, कमला, मैं भी क्या करता, आखिर बूढ़ा और लाचार बाप लायक बेटों से ही तो उम्मीद करता, पर मैं तो हार गया, गलत साबित हो गया। कमला जी बोली, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है जी। अगर पिता बेटे से उम्मीद नहीं करेगा तो और किससे करेगा। उसने तो अपना फ़र्ज़ निभा दिया, अब हमारी बारी है, चलिए गांव चलते हैं। दो बेटों ने तो धोखा दिया, एक को हम अपने से दूर नहीं जाने देंगे। यह सोचकर दोनों पति पत्नी गांव के लिए निकल पड़े। जब वो गांव पहुँचे तो घर पर ताला लगा हुआ था। वो चौंक गए। उनके खेत में कोई और काम कर रहा था तो उन्होंने पूछा, ए भाई, ये खेत मेरे बेटे मनोज का था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस अनजान आदमी ने कहा, ये खेत अब मेरा है। आपके बेटे ने कहा था उसकी माँ की तबीयत खराब है, इसीलिए उसे पैसों की ज़रूरत है, तो उसने ये खेत मुझे बेच दिया। हाँ, ये घर की चाबी दे गया था और बोला, जब आप लोग आए तो मैं आपको दे दूँ। इतना कहकर उस आदमी ने चाबी किशोर जी के हाथ में थमा दी। किशोर कमला जी के साथ उस घर में दाखिल हुए तो उन्हें मनोज की याद आ गई। उन्होंने देखा टेबल पर एक लिफाफा रखा था जिसमें अस्पताल के 9 लाख का बिल और एक चिट्ठी रखी थी जिसमें लिखा था, बाबूजी, जब आपको कहीं रहने का ठिकाना ना मिले तो आप इस घर में रह सकते हैं। जब मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ा होने लायक हो जाऊंगा तो फिर लौट के आऊँगा। इस घर से आपको कोई नहीं निकाल सकता। मैं समझ सकता हूँ आप मुझसे उम्मीद नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे, यह आपका अधिकार है। मैं जल्दी ही लौट कर आऊँगा। दोनों पति पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। किशोर जी बोले, मैं अपने इस लायक बेटे के लिए यही इंतज़ार करूँगा, पर जिन्होंने मेरे साथ धोखा किया उन्हें भी माफ़ नहीं करूँगा। अगले दिन किशोर जी गांव के सरपंच के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन गए और अपने दोनों बेटों के खिलाफ केस दर्ज करवाया कि वो उनका ख्याल नहीं रखते और उन्हें प्रताड़ित करते हैं। करीब 6 महीने तक केस चला और आखिरकार किशोर जी को इंसाफ मिला। दोनों बेटों को उन्हें हर्जाना देना पड़ा। फिर किशोर जी ने गांव में उस छोटे से मकान की जगह एक बड़ा सा मकान अपने बेटे मनोज के लिए बनवाया। कुछ वक्त बाद जब मनोज लौटकर आया तब किशोर जी और कमला जी ने अपनी बाहें फैलाकर उसका स्वागत किया और अपने बर्ताव पर पछतावा व्यक्त किया और बोले, बेटा हो तो ऐसा जो बुढ़ापे में माँ बाप की उम्मीदों को ना तोड़े और पिता बेटे की भावनाओं को समझे। मनोज आगे बढ़कर माता पिता के गले लग गया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे क्योंकि उसने बहुत साल अपने माता पिता के बिना वियोग में बिताए थे। देखते ही देखते मनोज बहुत तरक्की करने लगा। गांव में किशोर के साथ मिलकर खेती करने लगा। खेत ज़मीन इतने होने लगे कि चारों तरफ बस उनकी ही संपत्ति दिखने लगी। इस बात का पता जब दिलीप को लगा तो लौटकर पिता के पास आया और अपने किए पर माफ़ी मांगने लगा। उस रोज़ किशोर जी ने अपना नया रूप दिखाया और एक ज़ोर का थप्पड़ दिलीप को जड़ दिया और बोले, निकल जा इस घर से, अब तेरा और मेरा कोई नाता नहीं है। जब तू अपनी मरती हुई माँ की उम्मीदों पर नहीं उतर सका तो हमारी उम्मीदें तो क्या पूरा करेगा।
तेरे बस की बात नहीं है। इस बूढ़े पिता की उम्मीद पूरा करने के लिए ही शायद भगवान ने ये बेटा दिया था जो अभी है, चला जा यहाँ से। आखिरकार दिलीप को खाली हाथ वहाँ से लौटना पड़ा और जो बेटा विदेश में था इस पर भी वक्त की मार पड़ी और वह भी दर दर भटकने लगा। आखिर समय इंसाफ हर किसी के साथ करता है। जब बेटा बूढ़े लाचार पिता की उम्मीदें नहीं पूरी कर सकता तो समय उसकी ख्वाहिशों को कहाँ पूरा होने देगा। जब रिश्ते इंसाफ नहीं करते हैं तो वो ऊपर वाला हर किसी के साथ इंसाफ अपने तरीके से करता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।